हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उड़ान एग्जाम एंड मोटिवेशन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी उड़ान सीरीज चल रही है एमपीजीके की, जिसमें हमने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ लिया है। उसके बाद हमने मध्य प्रदेश का निर्माण पढ़ा है और अब हम मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो हम भूगोल में हम मध्य प्रदेश के पर्वत पढ़ रहे हैं, जिसमें कल की क्लास में हमने मालवा का पठार पढ़ लिया था। तो आज हम मध्य भारत के पठार से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमें मालवा का पठार का थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है। तो मालवा का पठार जैसे कि कल हमने पढ़ा था, मालवा का पठार जो है आप ये देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ये क्या है, मालवा का पठार है। तो मालवा के पठार में हमने पढ़ा था कि आप देखेंगे मालवा के पठार में कौन कौन से जिले शामिल है। तो आप देखेंगे मालवा के पठार में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको इंदौर मिलेगा, उज्जैन मिलेगा, देवास मिलेगा, भोपाल जो संभाग है उसके जो जिले हैं, भोपाल संभाग पूरा जो लगभग है वो पूरा किसमें है, मालवा के अंतर्गत आता है। ठीक है, इधर मंदसौर मिल जाएगा, धार मिल जाएगा। तो ये इतने जो जिले हैं वो मालवा पठार के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद मालवा में और क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी। इसका जो क्षेत्रफल है मालवा के पठार का, वो सभी जो मध्य प्रदेश के जो भी भौतिक विभाग है उसमें सबसे ज्यादा जो है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, मालवा के पठार का है। लगभग 88,000 वर्ग किलोमीटर में क्या है, मालवा का पठार फैला हुआ है, जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 28% है। ठीक है, मतलब 28% भाग पर क्या है, मालवा का पठार है। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है। तो आप देखेंगे मालवा के पठार से यहाँ से जो है हमारे इंदौर से निकलती है, महू के पास से चंबल नदी प्रवाहित होती है। बेतवा नदी निकलती है हमारे रायसेन जिले से, तो वो भी मालवा के पठार से ही उद्गमित होती है। आप देखेंगे छित्रा नदी। उसके बाद आप यहाँ देवास के पास देखेंगे काली सिंध नदी निकलती है, जो चंबल की सहायक नदी है, वो भी कहाँ पर, मालवा के पठार से उद्गम होता है। और उसके बाद पार्वती नदी आप देखेंगे। तो ये सब नदियां कहाँ से उद्गमित होती है, मालवा के पठार से उद्गमित होती है। इसके बाद हम यहाँ पर उद्योगों की बात करें तो मालवा का पठार उद्योगों की दृष्टि से इतना ज्यादा मतलब उद्योग सबसे ज्यादा यहाँ पर कपड़ा उद्योग सबसे ज्यादा प्रचलित है। इसके बाद अगर हम खनिजों की बात करें तो हम देखेंगे कि जो इधर वाला एरिया है मध्य प्रदेश का, कौन सा वाला एरिया, पूर्वी वाला एरिया। तो पूर्वी वाला एरिया की अपेक्षा जो पश्चिम वाला क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वहां पर खनिजों की संख्या, मतलब खनिज कम मात्रा में या नहीं की मात्रा में पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर आप यहाँ देखेंगे मालवा के पठार में, तो झाबुआ में आपको रॉक फॉस्फेट देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको मालवा के पठार में ऐसा कोई खनिज स्पेशल नहीं मिलेगा। इसके अलावा मंदसौर में आपको मिल जाएगा स्लेट। ठीक है, तो मालवा के पठार में हमने इतनी सब चीजें पढ़ ली है। उसके बाद हम देखेंगे कि मध्य भारत का पठार। तो अब आप हेडिंग डाल लेंगे मध्य भारत का पठार। तो फटाफट से हेडिंग डालेंगे मध्य भारत का पठार और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग डाली हमने मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। तो मध्य भारत के पठार में सबसे पहले वही हम लिखेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो आप फटाफट से लिखते जाएंगे कि मध्य भारत के क्षेत्रफल, मध्य भारत के पठार का क्षेत्रफल कितना है। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि मध्य प्रदेश, जो मध्य भारत का पठार है वो मध्य प्रदेश के किस वाले क्षेत्र में है। तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का उत्तर और जो पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी वाला जो क्षेत्र है, वहां पर क्या है, मध्य भारत का पठार अवस्थित है। तो आप लिख लेंगे कि मध्य भारत के पठार की भौगोलिक स्थिति कहाँ पर है। तो लिख लेंगे आप। वैसे ही आप मालवा के पठार की अगर भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे तो मालवा का पठार आपको कहाँ देखने को मिलेगा, पश्चिम वाले एरिया में। ठीक है, तो पश्चिमी क्षेत्र में क्या है, मालवा का पठार स्थित है। तो भौगोलिक स्थिति में देखेंगे इसकी, मध्य भारत का पठार की भौगोलिक स्थिति। तो आप देखिए यहाँ पर, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो देखिए आप मध्य भारत के पठार में आपको ये आपका नॉर्थ वाला हिस्सा है, ऊपर नॉर्थ है उत्तर वाला, नीचे है साउथ वाला। इधर आपको ईस्ट वाला हिस्सा देखने को मिलेगा और इधर वेस्ट मतलब पश्चिम वाला हिस्सा देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि मध्य भारत के पठार में दक्षिण, ये दक्षिण वाला भाग है नीचे का, तो दक्षिण में क्या आपको मिलेगा, मालवा का पठार मिलेगा। आप इधर पूर्व में देखेंगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, बुंदेलखंड का पठार मिलेगा। तो जो मध्य भारत के पठार के आसपास दो पठार है, इधर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, अरावली श्रेणी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के उत्तर जिसकी भौगोलिक स्थिति है वो कहाँ है, तो लिखेंगे मध्य प्रदेश के उत्तर, मध्य प्रदेश के उत्तर एवं, मतलब उत्तर वाला और उत्तर पश्चिमी वाला क्षेत्र, उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में
स्थित है मध्य भारत का पठार। ठीक है, ये हो गया। अब आप चाहे तो लिख लें कि मध्य भारत के पठार के दक्षिण में क्या है, आपको मालवा का पठार देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे पूर्व वाला हिस्सा, तो पूर्वी वाले क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिलेगा, बुंदेलखंड का पठार देखने को मिलेगा, या आप उत्तर पूर्वी वाला भाग बोल रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, बुंदेलखंड का पठार देखने को मिलेगा। तो ये आपको लिख लेना है। तो मध्य भारत के पठार के दक्षिण में लिखेंगे आप, दक्षिण में क्या मिलेगा आपको, तो लिख लें दक्षिण में आपको क्या देखने को मिलेगा। तो दक्षिण में आप देखेंगे, पूरा मैप से पढ़ना है तो फटाफट चीजें याद होगी। दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा मालवा का पठार, लिख लेंगे क्या देखने को मिलेगा, मालवा का पठार, लिख लें मालवा का पठार दक्षिण में है। अब अगर आप उधर की बात करेंगे हमारे पश्चिम में, तो पश्चिम में आपको क्या देखने को मिलेगी, अरावली श्रेणी देखने को मिलेगी। ठीक है, राजस्थान में। ठीक है, तो पश्चिम में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको मिलेगा राजस्थान, जहां पे क्या है, अरावली श्रेणी। ठीक है, या आप ऐसे ही लिख ले राजस्थान। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि आपका दक्षिण वाला हो गया, पश्चिम वाला हो गया। अब पूर्व, पूर्व में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो लिख लेंगे पूर्व में आपको क्या देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे कि बुंदेलखंड का पठार आपको देखने को मिलेगा पूर्व में, बुंदेलखंड का पठार, ये आप देख रहे हैं पूर्वी वाला भाग, बुंदेलखंड का पठार। उसके बाद अगर आप उत्तर की बात करें तो उत्तर में आपको क्या मिलेगा, उत्तर का मैदान मिलेगा, जहां पर यमुना और गंगा का मैदान। ठीक है, तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे, तो उत्तर में आप लिखेंगे यमुना का मैदान मिलेगा। क्या मिलेगा उत्तर में आपको, यमुना का मैदान, यमुना का मैदान। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज डिटेल में लिखा रही हूँ। ठीक है, तो यमुना का मैदान मिलेगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है यूपी में गंगा नदी इस तरीके से प्रवाहित होगी और इस तरीके से आके आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे यमुना नदी। तो आप देख रहे हैं इसके उत्तर में क्या है, यहाँ पर, और इधर से जाकर यहाँ से जाके ऐसे करके चंबल नदी यहाँ पे मिलेगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या मिलेगा, यमुना का जो भी यहाँ पे मैदानी क्षेत्र है जो नदी के द्वारा बनाया गया है, तो यमुना का मैदान मिलेगा आपको मध्य भारत के उत्तर में। ठीक है, इसके बाद हम आगे लिखेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो हेडिंग डाल ले निर्माण, इसका निर्माण कैसे हुआ है, किसका, मध्य भारत के पठार का निर्माण। तो आप लिखेंगे कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से। किसकी चट्टान, कौन सी चट्टानें यहाँ पर मिलेगी आपको, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। तो कुड़प्पा, विंध्यन, ठीक है, कुड़प्पा विंध्यन क्रम की चट्टानों से क्या हुआ है, हमारे मध्य भारत के पठार का निर्माण हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको मिट्टी कौन सी दिखने को मिलेगी, आप देखेंगे यहाँ पर यमुना, ये सॉरी चंबल नदी यहाँ पर ऐसे प्रवाहित हो रही है, इस तरीके से यहाँ से ऐसे जाके यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जो देखेंगे तो चंबल नदी क्या करती है, महाखड्डों का निर्माण करती है, और यहाँ पर इस नदी के कारण कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। तो आप लिख लेंगे यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, तो यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाएगी, तो आप लिखेंगे कौन सी मिट्टी मिलती है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे, मैंने आपको कल भी बताया था कि आप जब देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, हमने इतना निर्माण तो लिखना, क्षेत्रफल लिख लें सबसे पहले। तो क्षेत्रफल कितना है इसका, मिट्टी से पहले ही आप क्षेत्रफल भी लिख लें और जिले लिख लें। तो क्षेत्रफल कितना है इसका, तो इसका क्षेत्रफल है 32896 वर्ग किलोमीटर, मतलब 32,896 वर्ग किलोमीटर क्या है, मध्य भारत के का क्षेत्रफल है। कितना है मध्य भारत के क्षेत्रफल, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 32,896 वर्ग किलोमीटर। जो मध्य प्रदेश का जो भी पठारी क्षेत्र है उसका कुल कितना है, कितना प्रतिशत है, तो आप देखेंगे 10.7% आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे भी लिख लेना है कि कितना है, 10% में अगर आपको आता है तो 10.7% है क्या इसका क्षेत्रफल। इसके बाद यहाँ पर आपको जिले लिखना है कि यहाँ पर कौन कौन से जिले हैं, तो आप जिले लिखेंगे यहाँ पे, कौन कौन से जिले मिलेंगे आपको यहाँ पर, तो मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे आपको ग्वालियर मिलेगा, मुरैना मिलेगा। ठीक है, तो जिले लिख लें आप। ठीक है, भिंड मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको शिवपुरी, श्योपुर मिलेगा, शिवपुरी मिलेगा,
ग्वालियर, मुरैना, मैप को सामने रखें, मुरैना मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मंदसौर मिलेगा, ये वाला क्षेत्र। यहाँ पर क्या मिलेगा, नीमच। तो क्या मिल जाएगा, मंदसौर का कुछ क्षेत्र। मंदसौर का कुछ क्षेत्र कहाँ आता है, हमारे जो मालवा का पठार है उसमें भी आता है, मंदसौर और नीमच का कुछ क्षेत्र। नीमच तो पूरा ही किसमें है, मध्य भारत के पठार में है। तो आपको लिख लेना है जिले कौन कौन से मिलेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर आपको भिंड देखने को मिलेगा, यहाँ मुरैना देखने को मिलेगा, यहाँ श्योपुर, यहाँ ग्वालियर। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको शिवपुरी मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर गुना का भी कुछ क्षेत्र शामिल है, यहाँ मंदसौर और नीमच। तो इतने जिले आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, मध्य भारत के पठार में देखने को मिलेंगे। तो आपको लिख लेना है यहाँ पे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो लिख लेंगे जलवायु। तो आप देखेंगे यहाँ पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कौन सी, महाद्वीपीय, महाद्वीपीय प्रकार की। महाद्वीपीय जलवायु मतलब यहाँ पर क्या होगा, गर्मी में गर्मी भी अधिक होगी। महाद्वीपीय जलवायु का मतलब क्या होता है कि ऐसी जलवायु जहां पर अगर गर्मी का मौसम है तो गर्मी ज्यादा होगी और अगर ठंडी का मौसम है तो ठंड ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो दोनों समान मात्रा में होते हैं। आप ब्रैकेट बना के लिख लें कि गर्मी में अधिक गर्मी लगेगी। ठीक है, गर्मी में क्या होगा, गर्मी अधिक लगेगी और ठंड में ठंड भी अधिक लगेगी। ऐसा एरो बना के लिख ले तो आपको समझने के लिए कि महाद्वीपीय जलवायु किस प्रकार से होगी कि गर्मी में गर्मी भी अधिक होगी। आप जब गर्मी में यहाँ पे जाएंगे तो आपको गर्मी ज्यादा लगेगी और जब ठंड में जाएंगे तो ठंड भी ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो दोनों का समान मात्रा में यहाँ पे चलता है। लेकिन वही अगर आप मालवा के पठार की बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर समान जलवायु है। गर्मी में साधारण गर्मी पड़ेगी, कोई ज्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी और ठंड में भी साधारण ठंड पड़ेगी। ठीक है, तो ये मालवा के पठार की विशेषता हो गई और ये मध्य भारत के पठार की विशेषता हो गई कि यहाँ पर कौन सी जलवायु है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। फिर उसके बाद हमको आगे देखना है कि यहाँ पर नदियां कौन सी है, यहाँ पर वन कौन से हैं। क्या देखना है कि हमको यहाँ पर नदियां कौन सी है, वन कौन से पाए जाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे आप नदियां। अब देखेंगे कि यहाँ पर जो नदियां है, नदियां लिखेंगे आप, यहाँ पर कौन कौन सी नदियां पाई जाती है। तो लिखे नदियां, मध्य भारत के पठार में नदियां। तो आपको कौन कौन सी नदियां देखने को मिलेगी। आप देखेंगे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप इस तरीके से यहाँ देखेंगे कि मालवा के पठार से किसका उद्गम हो रहा है, अपनी चंबल नदी का। तो ये चंबल नदी इस तरीके से यहाँ मंदसौर नीमच होते हुए इस तरीके से जाएगी, यहाँ पर बहेगी। ठीक है, भिंड मुरैना वाले हिस्से में। तो यहाँ पर कौन सी नदी हो गई, एक तो अपनी चंबल नदी हो गई। कौन सी नदी हो गई, चंबल नदी। उसके बाद आपको देखने को मिलेगी ये वाले हिस्से में कूनो नदी देखने को मिलेगी, शिवपुरी में कूनो नदी हो गई। उसके बाद यहीं पर आपको मिलेगी कौन सी नदी, सिंध नदी। तो यहाँ लिखेंगे सिंध नदी। ठीक है, सिंध नदी हो गई। और इसके अलावा और कौन कौन सी नदियां यहाँ पर बहती है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको क्षिप्रा भी देखने को मिलेगी, कुछ पार्ट क्षिप्रा का भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ से ऐसे करके पार्वती नदी जा रही है, तो पार्वती नदी भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ नदियां हैं जो आपको कहाँ मिलेगी, मध्य भारत के पठार में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारी नदियां हो गई है। इसके बाद हमको देखना है कि यहाँ पर वर्षा कैसे होती है। तो लिखेंगे आप वर्षा। तो वर्षा यहाँ पर मैंने बताया कि क्या होगी, 75 सेंटीमीटर से कम, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। जैसे कि आप जानते हैं, आप अगर मैं जब आपको जलवायु पढ़ाऊंगी, जब मध्य प्रदेश में वर्षा पढ़ाऊंगी तब पढ़ाऊंगी कि मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी वाला हिस्सा है यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में वर्षा होगी। और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर वर्षा की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा, तो यहाँ पर वन भी सबसे अच्छे मिलेंगे आपको। फिर यहाँ पर थोड़े कम वन मिलेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ ऊपर जाएंगे तो आपको कटीले वन मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा क्या हो रही है, कम मात्रा में पहुंच रही है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है। तो यहाँ पर वन कैसे पाए जाएंगे, तो आप देखेंगे जो कटीले वन है, कटीले वन में जिसमें आता है अपना खेजड़ी। ठीक है, कटीले वन मिलेंगे यहाँ पे आपको। कौन से वन मिलेंगे, कटीले वन। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कि कौन से वन मिलेंगे आपको, कटीले वन मिलेंगे। तो क्या क्या पढ़ा हमने मध्य भारत के पठार में, कि मध्य भारत के पठार में कौन कौन से जिले हैं। ठीक है, जिले हमने देख लिए कि भिंड, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, जो ये उत्तर वाले और इधर मंदसौर और नीमच, ये कितने आते हैं मध्य भारत के पठार में। इसका क्षेत्रफल कितना है, 32,896 वर्ग किलोमीटर। जो
कितना है प्रतिशत में? 10.7%। उसके बाद आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर नदियां कौन कौन सी प्रवाहित होती है, तो आप देखेंगे चंबल नदी यहाँ पर आपको मिलेगी, कूनो नदी, सिंध नदी, फिर यहाँ से जा रही है पार्वती नदी, तो ये नदियां यहाँ पर प्रवाहित होगी। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर वर्षा कैसी होगी, तो कम मात्रा में वर्षा होगी, 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होगी, इसलिए यहाँ पर कैसे वन मिलेंगे? कटीले वन मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। और यहाँ की जलवायु कितनी हो क्या होगी? तो यहाँ की जलवायु जो है वो कैसी होगी? हमारी कैसी होगी? महाद्वीपीय प्रकार की। कटीले वनों में आप लिख ले शीशम, सागौन, सॉरी सागौन नहीं, शीशम, ठीक है, खेजड़ी, खेर बबूल, खेर बबूल, महुआ, ये आपको कटीले वनों में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वन हो गए। हमने मिट्टी लिख ली है, यहाँ पर कौन सी मिट्टी मिलेगी? जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। अगर हम यहाँ की फसल की बात करें तो हमको कौन सी फसल सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी? तो फसल में आप लिख लें, सबसे ज्यादा कौन सी फसल आपको देखने को मिलेगी? सरसों मिलेगी। तो आप देखेंगे कि मुरैना को सरसों की हांडी कहा जाता है। सरसों यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर हम खनिजों की बात करें कि खनिज संसाधन की दृष्टि से यहाँ पर कौन से खनिज मिलते हैं, तो आप देखेंगे खनिज में लिखेंगे आपको यहाँ पर खनिज क्या मिलेगा सबसे ज्यादा? तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे ज्यादा चीनी मिट्टी मिलेगी आपको। ठीक है, लिख लेंगे चीनी मिट्टी। ग्वालियर वाला जो क्षेत्र है वहां पर ये चीनी मिट्टी सबसे ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि चीनी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद खनिजों में हमारा हो गया चीनी मिट्टी यहाँ पर आपको मिलेगी ग्वालियर वाले क्षेत्र में। हमारे खनिज संसाधन हो गए, फसल हो गए, अब हमारे उद्योग बचे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे उद्योग की दृष्टि से थोड़ा संपन्न जो है पठार है ये। तो यहाँ पर कौन कौन से उद्योग पाए जाते हैं आप जरा लिख लेंगे फटाफट से। तो उद्योग आप हेडिंग डालेंगे और उद्योग में हमारे लिखेंगे कि कौन कौन से उद्योग मिलते हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको मालनपुर मिलेगा, मालनपुर का आपने नाम सुना होगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पर मालनपुर। मालनपुर जो कहाँ पर आता है? मालनपुर औद्योगिक केंद्र जो कहाँ पर आता है? भिंड में आता है। ठीक है, मालनपुर औद्योगिक केंद्र यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद शक्कर उद्योग मिलेगा आपको, शक्कर उद्योग मिलेगा, शक्कर उद्योग मिलेगा डबरा में, जो कहाँ पर है? ग्वालियर में। तो आप लिख लें डबरा ग्वालियर में। उसके बाद आपको वस्त्र उद्योग भी मिलेगा, वस्त्र उद्योग मिलेगा, ये भी कहाँ मिलेगा आपको? ग्वालियर में। ग्वालियर में आपको क्या मिलेगा? वस्त्र उद्योग मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको ग्वालियर में भी क्या होगा? गुड़िया शिल्प भी मिलेगी। गुड़िया शिल्प जो एक कला है, गुड़िया शिल्प कला, ये आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद खेर की लकड़ी से कत्था बनाने का कारखाना, क्या लिखेंगे? खेर की लकड़ी। आप देखेंगे यहाँ कटीले वन मिलते हैं तो खेर यहीं पर आपको मिलेगा। तो खेर की लकड़ी से क्या बनाया जाता है? कत्था। तो आप देखेंगे खेर की लकड़ी से कत्था बनाने का काम, खेर की लकड़ी से कत्था बनाने का उद्योग। तो आप देखेंगे ये आपको कहाँ मिलेगा? शिवपुरी में मिलेगा। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा आपको? शिवपुरी में मिलेगा। उसके बाद केलारस एक औद्योगिक क्षेत्र है, ये भी आपको कहाँ मिलेगा? ये भी आपको कहाँ मिलेगा? मुरैना में। तो इतने जो है औद्योगिक क्षेत्र से, औद्योगिक दृष्टि से क्या है? ये संपन्न क्षेत्र मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतने उद्योग देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? मालनपुर भिंड में, शक्कर उद्योग डबरा में मिलेगा आपको, वस्त्र उद्योग मिलेगा ग्वालियर में, गुड़िया शिल्प मिलेगी आपको कहाँ पर? ग्वालियर में। उसके बाद खेर की लकड़ी से कत्था बनाने का कारखाना मिलेगा शिवपुरी में, और केलारस है औद्योगिक केंद्र जो कहाँ पर है? मुरैना में। तो मध्य भारत के पठार में हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी है। ऐसे ही हमारा दो पठार हो गए हैं, मालवा का पठार और मध्य भारत का पठार। अब हम थोड़ा सा बुंदेलखंड पठार भी आज पढ़ लेते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे बुंदेलखंड का पठार। इसके बाद आप देखेंगे ना यहाँ पर पठारों का जो ऐतिहासिक महत्व है वो भी अपना अपना ऐतिहासिक महत्व आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप जब इतिहास पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे मालवा का पठार, मालवा वाले क्षेत्र में आप देखेंगे उज्जैन आता है। ठीक है, इंदौर आता है, यहाँ पर होलकर रियासत आपको देखने को मिलेगी। जो उज्जैन वाला क्षेत्र है यहाँ पर जो मौर्य सम्राट अशोक जो है वो यहाँ पर शासन करता है। उसके बाद आप जो ये मध्य भारत के पठार का ऐतिहासिक क्षेत्र, आप जो ऐतिहासिक दृष्टि से बात करेंगे तो मध्य भारत के क्षेत्र में यहाँ ग्वालियर वाले क्षेत्र में आपको बहुत सारे दुर्ग और किले देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको मंदसौर में भी आपको होलिकर वंश देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो पठार है ये भी क्या है? ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
ठीक है, तो अब आपको हेडिंग डाल लेना है। आप क्या हेडिंग डालेंगे? आप हेडिंग डालना है आपको बुंदेलखंड का पठार। तो ठीक है, हेडिंग डालेंगे बुंदेलखंड का पठार। ये आप जो एरिया देख रहे हैं ये कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार। तो हेडिंग डालेंगे बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, बुंदेलखंड के पठार में सबसे पहले हम क्षेत्रफल की ही बात कर लेते हैं कि बुंदेलखंड का पठार का जो है क्षेत्रफल क्या है। तो आप देखेंगे बुंदेलखंड का जो पठार है वो 23,733 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 23,733 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। अगर आप प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे तो बुंदेलखंड का जो प्रतिशत है क्षेत्रफल का वो कितना है? 7.7%। कितना है? 7.7%। क्षेत्रफल याद कर लेना है 23,733 वर्ग किलोमीटर बुंदेलखंड का। आपने जब मध्य भारत का पढ़ा था तो कितना पढ़ा था? 32,896 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये 10.7% था और ये 7.7% है। तो आपको दिख ही रहा होगा, पता ही चल रहा होगा कि मध्य भारत के पठार से छोटा ही बुंदेलखंड का पठार है। ठीक है, इसके बाद हमने इसका क्षेत्रफल लिख लिया। यहाँ पे आप ऐसे करके क्षेत्रफल करके लिखेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल लिखेंगे ऐसा करके कि 23,733 वर्ग किलोमीटर है यहाँ का क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे? क्षेत्रफल के बाद आप देख लेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से जिले हैं। तो आप जिले देखेंगे यहाँ पर बुंदेली क्षेत्र यहाँ पर पूरा आएगा बुंदेलखंड में। तो आप देखेंगे यहाँ पर दतिया का जो है कुछ भाग यहाँ पर दतिया का आएगा। ठीक है, आप यहाँ पर सागर देखेंगे, छतरपुर देखेंगे, टीकमगढ़ देखेंगे, निवाड़ी देखेंगे। तो ये सब जिले किसमें आएंगे? आपके बुंदेलखंड के पठार में आएंगे। सामने आपको मैप रख के पढ़ना है। जब आप सामने मैप रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कौन कौन से जिले पड़ रहे हैं। तो आप देखेंगे ना, यहाँ पर आपको निवाड़ी देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको छतरपुर देखने को मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर आपको सागर देखने को मिलेगा। ठीक है, इधर आपको दतिया देखने को मिलेगा। तो ये सब क्षेत्र किसमें आ रहे हैं? बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आ रहे हैं। तो आप लिख लेंगे जिले, जिलों में लिखेंगे आप कौन कौन से जिले इसमें शामिल है। तो आप लिखेंगे दतिया जिला, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सागर भी शामिल है, उसके बाद आप देखेंगे छतरपुर, उसके बाद टीकमगढ़, उसके बाद निवाड़ी। तो ये जिले आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? बुंदेलखंड के पठार में आपको इतने जिले देखने को मिलेंगे। हमारा क्षेत्रफल हो गया, उसके बाद हमारा क्या कर लिया हमने? यहाँ के जिले देख लिए। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे? अब हमको यहाँ पर देखना है कि यहाँ का जो निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे मिट्टी कौन सी पाई जाती है, वही उद्योग कौन कौन से यहाँ पर है, खनिज कौन से है यहाँ पर, ये सभी चीजें जो हमने पहले पढ़े हैं। तो आप देखेंगे इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो आप देखेंगे कि जो इसका जो निर्माण है, मैं चट्टानों का भी एक चैप्टर लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको सब बता दूंगी कि हमने यहाँ पे कुड़प्पा क्रम का पढ़ा है कि कुड़प्पा से यहाँ का निर्माण हुआ है। ठीक है, बेसाल्ट यहाँ पे आप देखेंगे मालवा का पठार। ठीक है, तो ये हम अलग चैप्टर में पढ़ लेंगे। अभी आप इसमें लिख लें, क्या लिखना है? बुंदेलखंड के पठार का निर्माण कैसे हुआ है। तो लिखेंगे ग्रेनाइट व नीस, ग्रेनाइट व नीस चट्टानों से क्या हुआ है? बुंदेलखंड के पठार का निर्माण हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ की जलवायु कैसी है। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये बुंदेलखंड वाला एरिया, ये बुंदेलखंड वाला एरिया और ये मध्य भारत वाला एरिया, दोनों में जलवायु सेम जलवायु पाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ की जलवायु कैसी है? क्योंकि ये ऊपर वाले प्रदेश है, यहाँ की जलवायु कैसी है? तो आप देखेंगे यहाँ पे भी क्या होगी? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। कैसी? महाद्वीपीय प्रकार की, मतलब गर्मी में अधिक गर्मी, ब्रैकेट में लिख लेंगे। इसका मतलब क्या है कि गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में अधिक ठंड। ठीक है, ऐसा बना के आप लिख लेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है जो नदियां कौन कौन सी बहती है, वर्षा कितनी होती है। तो आप यहाँ की नदियां देखेंगे। सबसे पहले तो वर्षा देख लीजिए आप। मैंने आपको भी बताया था कि वर्षा की मात्रा यहाँ से ऐसे 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 क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। सबसे ज्यादा 200 सेंटीमीटर से ऊपर यहाँ वर्षा हो रही है, यहाँ पर कम वर्षा होगी। तो देखेंगे कि यहाँ पर 75 से क्या 100 सेंटीमीटर, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होगी। ठीक है, यहाँ पर जो है वन, वो वन कैसे पाए जाएंगे? मतलब यहाँ से तो अच्छी वर्षा हो रही है थोड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से वन पाए जाएंगे? तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको तो कुछ सागौन भी देखने को मिलेगा, खेर देखने को मिलेगा,
तेंदुपत्ता देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार के थोड़े कटीले झाड़ीदार वन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बुंदेलखंड वाले एरिया में। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी। तो ये बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको लाल पीली मिट्टी देखने को मिलेगी। मिट्टी कौन सी देखने को मिलेगी, तो आप लिख लेंगे यहाँ पर कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी, लाल पीली मिट्टी। ठीक है, क्या लिखेंगे, लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी मिल रही है आपको, लाल पीली मिट्टी देखने को मिलेगी यहाँ पर। उसके बाद हमारा यहाँ पर खनिजों का जो है और यहाँ की सर्वोच्च चोटी, तो आप लिख लेंगे यहाँ पे कि सर्वोच्च चोटी क्या है यहाँ की, सर्वोच्च चोटी। तो यहाँ पे सर्वोच्च चोटी है हमारी सिद्ध बाबा की चोटी, जो आपको दतिया जिले में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो लिख लेंगे सिद्ध बाबा की चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1172 मीटर। ठीक है, और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, दतिया जिले में। ठीक है, दतिया जिला जो है वो बुंदेलखंड का ही क्षेत्र है। ठीक है, तो सबसे ऊंची चोटी आपको यहाँ पर कौन सी मिलेगी, सिद्ध बाबा की चोटी। ठीक है, इसके बाद अगला और क्या क्या हमारा हो गया कि यहाँ पर हमको खनिज जो है, खनिज में क्या क्या मिलेगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर खनिजों का क्या है, अभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर इतने खनिज नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन आप छतरपुर में आप देखेंगे, इसमें छतरपुर भी आता है ना, तो आप थोड़ा सा लिख लें, आप थोड़ा सा आइडिया रख लें कि जो छतरपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपको हीरा देखने को मिलेगा। हीरा जो हीरे की अंगोरा खदान है, अंगोरा खदान है जो छतरपुर में, वो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको छतरपुर के अंगोरा में क्या देखने को मिलेगा, हीरा देखने को मिलेगा। खनिजों में आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि खनिजों में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको हीरा देखने को मिलेगा। कहाँ पर, छतरपुर में। छतरपुर वाला क्षेत्र जो है वो बुंदेलखंड के पठार में ही आता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि हीरा हमको छतरपुर में देखने को मिलता है, ये बुंदेलखंड का ही क्षेत्र है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो जो भी पढ़ा है उसको हम एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कि देखिए आपने मध्य भारत का पठार पढ़ा और बुंदेलखंड का पठार पढ़ा। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड के पठार की स्थिति हमने नहीं पढ़ी है, तो आप ये भी नोट कर लें कि बुंदेलखंड के पठार के आप देखेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है वो पश्चिम वाला हिस्सा है। तो इधर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको मध्य भारत का पठार देखने को मिलेगा और मालवा का पठार देखने को मिलेगा। तो बुंदेलखंड के पश्चिम वाले हिस्से में आपको क्या देखने को मिल रहा है, मध्य भारत का पठार और मालवा का पठार। आप दक्षिण में जाएंगे, इधर आपको क्या देखने को मिल रहा है, रीवा पन्ना का पठार। तो बुंदेलखंड के पठार के नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, तो ये हमको स्थिति भी ऐसे याद रखनी है। ठीक है, कि उसके दक्षिण में क्या है, पश्चिम में क्या है। तो इससे क्या होगा, मैप एकदम माइंड में बैठ जाएगा, आपको अच्छे से याद होगा कि अच्छा हमने यहाँ मध्य भारत का पठार पढ़ा था और फिर उसके इधर ही हमने देखा था कि इस तरीके से कुछ बुंदेलखंड का पठार टाइप था बना हुआ। तो हम देखेंगे कि इधर पश्चिम वाले में मध्य भारत है, तो इधर पूर्व वाले में क्या है, बुंदेलखंड है। आप नीचे आएंगे ना, तो नीचे हमको क्या देखने को मिलेगा कि मालवा का पठार है। तो आप देखेंगे बुंदेलखंड के पश्चिम वाले हिस्से में मध्य भारत का पठार और नीचे की साइड क्या है, मालवा का पठार है। तो उसके बाद आपको ऐसे याद रखें कि बुंदेलखंड के नीचे हमने क्या पढ़ा, रीवा पन्ना का पठार। तो ये 4 पठार तो ऐसे ही आपको याद हो जाएंगे। आप नर्मदा नदी देखेंगे यहाँ से निकल रही है इसे, तो आप देखेंगे ये नर्मदा सोन घाटी हो गई हमारी। ये बघेल वाला क्षेत्र हो गया तो बघेलखंड हो गया। और नीचे तो आपको पूरा जो साउथ वाला एरिया है वो आपको पूरा क्या देखने को मिलेगा, सतपुड़ा मेकल श्रेणी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा है, हमारा मालवा का पठार और मध्य भारत का पठार। तो ये हमको पूरी एक एक चीज, यहाँ पर कौन से जिले आते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना है, यहाँ का जो मिट्टी है वो कैसी है, यहाँ पर कौन सी नदियां प्रवाहित होती है, खनिज संसाधन, उद्योग, ये सभी हमको क्या करना है, एक एक पॉइंट पढ़ते जाना है। ठीक है, अगर एग्जाम में हमसे यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो हमारे से कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब हम कल से हमारा पढ़ना चालू करेंगे नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा। सतपुड़ा थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो हम ये 3 पठार हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार और नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं हमारी कल की क्लास में। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट्स करें और लाइक जरूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।